गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम आपके सिलेबस में मेंशन बीएससी सेकेंड ईयर के सेकंड पेपर की यूनिट सेकंड में जो वर्णित चैप्टर है प्लांट नॉमेनक्लेचर, उसके बारे में कुछ आपको बताऊंगी। तो प्लांट नॉमेनक्लेचर क्या है? तो पहले जो मानव थे, पुराने ज़माने से ही आदि मानव ने क्या किया था कि आसपास जो भी पौधे पाए जाते थे, पहले तो वो क्या करते थे कि उपयोगी और अनुपयोगी में बांट करके और पौधों को नाम दिया करते थे, क्योंकि किसी भी पौधों को नाम देना ज़रूरी है कि पहचानेंगे कैसे। अतः विश्व के सभी भागों में एक ही पादप को अलग अलग नाम से जाना गया, और हमारे देश में भी ऐसा ही होता है। जैसे एक ही देश में पौधे को अलग अलग भागों में रहने वाले लोग स्थानीय नाम से पुकारते हैं, जैसे कि अरेकिस हाइपोजिया, जो कि मूंगफली का वनस्पतिक नाम है। अपने इंडिया में इसको अलग अलग तरीके से जानते हैं, जैसे सिंगदाना, मूंगफली, भॉय सिंह इत्यादि नामों से इसको जानते हैं अलग अलग राज्यों में। तो इस प्रकार क्या कई बार एक साधारण नाम भी कई पादप वंशों को दे दिया जाता है। जैसे साधारण बोलचाल की भाषा में चिलगोजे का पौधा पाइनस जिरार्डियाना पाइन कहलाता है, और ये अलग अलग वंश जैसे कि एरोकेरिया, कैजुराइना, अगैथिस आदि के लिए भी प्रयोग किया जाता है। अतः पौधे का केवल स्थानीय नाम होना वैज्ञानिकों के लिए बहुत गंभीर स्थिति पैदा करता है, कंफ्यूजिंग रहता है ये। इस स्थिति से निपटने के लिए राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कार्य करने, उपयोगी एवं महत्वपूर्ण जानकारियों के आदान प्रदान के लिए जरूरी है कि एक पौधे का एक ऐसा नाम हो जो विश्व के हर कोने में प्रत्येक व्यक्ति द्वारा आसानी से पहचाना जा सके, और पादपों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक ही नाम द्वारा जाना जा सके। इस उद्देश्य के लिए जो पादपों में नाम निर्धारित करने की पद्धति होती है वह नामकरण कहलाती है। ये नाम पद्धति विज्ञान एवं वर्गिकी विज्ञान से पूर्ण रूप से संबंधित है, क्योंकि इसमें किसी भी ज्ञात पौधे का शुद्ध नाम निर्धारित किया जाता है। पादपों का नाम निश्चित करते समय अंतर्राष्ट्रीय वनस्पति कांग्रेस द्वारा निर्धारित किए गए नियम यूज करते हैं। यह नियम नामकरण के अंतर्राष्ट्रीय नियम इंटरनेशनल कोड फॉर नॉमेनक्लेचर में दिए गए हैं, जो कि इस प्रकार है। तो इनमें से नियम जो क्या क्या है, पादप का एक तो सबसे पहला क्या कि पादप का जो नामकरण है उसका नाम हो वो लैटिन भाषा में हो। एक नाम एक ही जाति के पादपों के लिए होगा, एक से अधिक के लिए नहीं। फिर है कि नामकरण द्विनाम पद्धति पर ही रखा हो, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर। आगे अपन देखेंगे कि ये क्या होती है। नाम के अंत में उसके वैज्ञानिक का नाम भी संक्षिप्त रूप से लिखा होना चाहिए। पादपों के वानस्पतिक नाम इटैलिक्स में लिखे होने चाहिए, यानी कि थोड़े से टेढ़े होने चाहिए। हाथ से अथवा टाइप करने पर वे रेखांकित होने चाहिए। जैसे कि हम बुक में देखते हैं कि जैसे अपन प्रैक्टिकल रिकॉर्ड में लिखते हैं ना जब नाम, तो हम क्या कर सकते हैं, जैसे मानो अपन ने इटैलिक्स नहीं लिख पाए तो आप उसको अंडरलाइन कर दो। आप सीधे भी लिख रहे हो तो उसको अंडरलाइन कर दो। यदि गलती से किसी एक ही पादप के दो नाम रख दिए गए हों तो जो नाम पहले दिया गया है वह सही माना जाएगा, दूसरा नाम नहीं मानेंगे। फैमिली यानी कुल का नाम अंत में एसी से, ऑर्डर यानी गण का नाम एल्स से समाप्त होगा। जैसे कि रेनल्स तथा रेननकुलेसी। रेनल्स क्या है? ऑर्डर है, वर्ग, ये ऑर्डर है, गण है यानी कि, और रेननकुलेसी क्या? फैमिली है। अब हम देखते हैं बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर की वो क्या है। ये किसने दिया था? द्विनाम पद्धति या बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर के जो जनक है वो है गास्पार्ड कैस्पर बोहिन, जिन्होंने अपनी पुस्तक पाइनेक्स में सर्वप्रथम द्विनाम पद्धति प्रस्तुत की थी। ये पद्धति कुछ समय तक प्रयोग की गई तथा रिविनस ने कुछ हद तक इसका उपयोग किया, किंतु जन जन तक इसे पहुंचाने व अत्यंत लोकप्रिय बनाने में कैरोलस लीनियस का बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने 1753 में अपनी पुस्तक स्पीशीज प्लांटरम 1753 में ये पब्लिश की गई थी, में इस पद्धति का प्रयोग करके इसको प्रायोगिक तौर पर व्यावहारिक बनाया। तो उनके अकॉर्डिंग, लीनियस के अकॉर्डिंग क्या है, किसी भी वंश का एक ही वंश नाम होगा। जैसे कि ब्रेसिका,
परंतु इसके विभिन्न स्पीशीज के नाम अलग अलग हो सकते हैं जो उसी एक ही वंश के पश्चात लिखा जाएगा। जैसे ब्रेसिका नाइग्रा, ब्रेसिका क्या है? वंश का नाम है, जीनस का नाम, और नाइग्रा स्पीशीज है। तो ऐसे ही ब्रेसिका नाइग्रा, ब्रेसिका कंपेस्ट्रिस, ब्रेसिका अल्बा, ब्रेसिका ओलरेशिया, ये है। जिस वैज्ञानिक ने उस पादप का नामकरण किया, उसका नाम जाति के अंत में संक्षिप्त रूप से लिखा होता है। जैसे कि ब्रेसिका जंशिया एल, क्योंकि ये लीनियस ने दिया था तो उसका नाम शॉर्ट में लिखा है, संक्षिप्त रूप में एल के रूप में पादप के नाम लिखा जाएगा। तो ये तो था बाइनोमियल नोमेनक्लेचर लीनियस द्वारा। इसके लाभ क्या हैं? ये नाम छोटे तथा सुस्पष्ट होते हैं, छोटे हो गए हैं। सारे संसार में लैटिन भाषा में लिखित ये नाम पहचाने जा सकते हैं। विभिन्न जातियां एक ही वंश की है ये ज्ञात होता है। प्राचीन व लंबे लंबे विभिन्न नामों की अपेक्षा अधिक सरल है। कभी कभी स्पीशीज से जाति की विशेषता का भी ज्ञान होता है, जैसे पिटूनिया अल्वा, अर्थात इस पिटूनिया का रंग श्वेत है। तो ये इसके कुछ लाभ है। अब हम देखेंगे कि रूल्स ऑफ नॉमेनक्लेचर, इनके रूल्स हैं, आप मन से कुछ नहीं कर सकते। एक जो समिति है उन्होंने जो रूल्स बनाए हैं उसके अकॉर्डिंग ही नामकरण किया जाता है। लीनियस के मतानुसार किन्हीं दो वंशों का एक ही वंशी नाम तथा किसी भी वंश की किसी दो जातियों का एक ही जाति नाम नहीं हो सकता, संभव ही नहीं है ये। किसी वंश को दो या अधिक वंशों में विभक्त करने पर उसका अपने मूल वंश के नाम का अवश्य जिक्र हो, जिससे किसी वैरायटी मिलने पर इसका नाम उस जाति से है जिससे ये परिवर्तित हुआ है, ये भी निर्धारित हो सके। मुख्य रूप से ये ध्यान रखना चाहिए कि जनक जाति से अलग इसका द्विनाम नहीं होना चाहिए। लीनियस के द्वारा निर्धारित नाम पद्धति के सिद्धांतों के अलावा पादपों के नामकरण के लिए सामान्य रूप से कोई और नाम नहीं थे। अब क्या था कि वर्तमान समय में प्रयुक्त पादप नामकरण की अंतरराष्ट्रीय पद्धति या संहिता, जिसको कि इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर ICBN के अनुसार कुछ नियम निर्धारित किए गए, जैसे कि प्रिंसिपल्स, रूल्स, रिकमेंडेशन। इनके अनुसार हम देखेंगे, इन टॉपिक्स के अनुसार हम देखेंगे कि प्लांट नॉमेनक्लेचर के क्या क्या नियम हम उन पे लागू करते हैं, किस तरीके से नामकरण होना चाहिए। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रिंसिपल्स को। तो 12वीं अंतर्राष्ट्रीय वानस्पतिक कांग्रेस में डी कैंडोल द्वारा प्रस्तुत इस नाम पद्धति में 6 सिद्धांतों का उल्लेख किया गया। कौन कौन से? पादप नाम पद्धति जंतु नाम पद्धति से बिल्कुल भिन्न है, सर्वथा भिन्न है। ये आप देख सकते हैं इसमें। किसी भी वर्गक या टैक्सन का नामकरण प्रारूप यानी नॉमेनक्लेचर निर्धारित किया जाएगा। टैक्सन का नाम यानी वर्गक का उसके प्रकाशन की प्राथमिकता प्रायोरिटी ऑफ पब्लिकेशन पर निर्धारित किया जाता है। वर्गक को दिए गए विभिन्न नामों में से सर्वोत्तम दिया गया नाम ही शुद्ध होगा, उसे ही माना जाएगा। वर्गकों यानी टैक्सा के नाम सदैव लैटिन भाषा में ही रहेंगे। नामकरण के नियम पूर्वव्यापी होते हैं, रेट्रोएक्टिव होते हैं। ये तो थे प्रिंसिपल्स। अब कुछ रूल्स भी हैं। ये नामकरण में संबंधित सभी जानकारियों की पूर्णतः व्याख्या करने में सक्षम होते हैं। कोई भी नाम किसी भी वर्गीय वैज्ञानिक द्वारा दिया गया हो जो इन नियमों के दायरों में नहीं आता वह मान्य नहीं होगा। फिर भी कुछ महत्वपूर्ण नियम हैं। रूल्स ऑफ टैक्सा, रैंक ऑफ टैक्सा, रूल्स ऑफ टाइपिफिकेशन, द प्रिंसिपल्स ऑफ प्रायोरिटी, नेम्स ऑफ फैमिलीज, नेम्स ऑफ जेनेरा, नेम ऑफ स्पीशीज, नेम्स ऑफ प्लांट्स एंड कल्टीवेशन, और कंडीशंस ऑफ वैलिड एंड इफेक्टिव पब्लिकेशन। तो कुछ नियम बनाए गए हैं कि किस तरीके से टैक्सा यानी कि किसी भी वर्गीकरण कैसा किया जाए, उसको रूल्स ऑफ द रैंक्स ऑफ द टैक्सा कहा गया है। तो प्रमुख तथा गौण वर्गक उच्च से निम्न कोटि का किस प्रकार से है? सबसे पहले किसी भी पादप का क्या रखेंगे नाम, किस में विभाजित किया जाएगा? क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय नियम संहिता के अनुसार किसी भी कोटि का वर्गीकरण समूह वर्गक कहलाता है। अब इसको हम देखते हैं कैसे मेजर और माइनर टैक्सा है। जैसे कि मेजर क्या है? किंगडम, डिवीजन, सब डिवीजन, क्लास यानी कि संवर्ग, सब क्लास, ऑर्डर, सब ऑर्डर, फैमिली यानी कुल, सब फैमिली, ट्राइब, सब ट्राइब। और माइनर टैक्सा क्या है? जीनस, सब जीनस, स्पीशीज, सब स्पीशीज, वैरायटी यानी किस्म, उपकिस्म, सब वैरायटी, फॉर्मा, क्लोन।
ये ऐसे हैं। और अंतर्राष्ट्रीय संहिता के अनुसार वर्गीय श्रेणियां और इनके अनुलग्न भी है, जैसे कि डिवीजन हुआ, डिवीजन के नाम के अंत में फाइटा लगेगा, सब डिवीजन के अंत में फाइटिना लगेगा, क्लास के अंत में ऑप्सिडा लगेगा, सब क्लास में आईडी लगेगा, ऑर्डर में एल्स लगेगा, सब ऑर्डर में आईनी लगेगा, फैमिली में एसी और सब फैमिली में आईडी लगेगा, ट्राइब में ई इससे अंत होगा और सब ट्राइब में आईनी। तो ये इस तरीके से रहेगा। अब फिर हम देखते हैं कि टाइपिफिकेशन के क्या रूल्स हैं। तो टाइप मेथड क्या है, जिसमें वंशीय नाम तथा कथित प्रारूप जाति को अभिग्रहित करने के लिए उपयोग की जाती है और जो बचे हुए रहते हैं पृथक हुए वंशों को अलग करके नाम दे दिया जाता है। फिर मूल वंश के बाकी बचे हुए वर्गों के लिए भी वंशीय नाम प्रयुक्त कर लिए जाते हैं। टाइपिफिकेशन में हम क्या करते हैं कि कुल वंश अथवा जाति का नाम या नामकरण किसी भी श्रेणी के प्रारूप के पादपों के प्रामाणिक वर्णन हेतु जो पादप संग्रहालय शीट सर्वप्रथम किसी पादप विशेष के लिए मूल रूप से प्रयुक्त हो उसे टाइप स्पेसिमेन कहते हैं। तो उसके कुछ श्रेणियां निर्धारित की हैं, जैसे कि क्या है, होलोटाइप। इस नामकरण प्रारूप के अनुसार वैज्ञानिक द्वारा लिया गया पादप स्पेसिमेन या और कोई सामग्री चित्र आदि हो सकते हैं। लैक्टोटाइप, किसी कारणवश अगर होलोटाइप लेखक द्वारा प्रकाशन के समय प्रस्तुत नहीं किया जा सके तो मौलिक सामग्री से जिस पादप प्रतिरूप का चयन करते हैं जो नामकरण प्रारूप के रूप में लिया जाता है चयन प्रारूप कहलाता है। आइसोटाइप, यह होलोटाइप का द्विक रूप है या उसकी द्वितीयक प्रति या डुप्लीकेट कॉपी माना जाता है। पैराटाइप या अपर रूप, यह वह पादप प्रतिरूप होता है जो होलोटाइप के अलावा मूल विवरण के साथ उद्धृत या साइटेड होता है। सिनटाइप, दो पादप प्रतिरूप उपलब्ध होने पर अगर मूल प्रारूप होलोटाइप चिन्हित न हो तो ऐसी स्थिति में लेखक द्वारा प्रयुक्त दो पादप प्रतिरूप में से एक को मूल प्रारूप तथा अन्य को सहप्रारूप कहा जाता है। आइसोसिनटाइप, ये सिनटाइप की डुप्लीकेट प्रति होती है जिसको कोटाइप और न्यूटाइप में बांट सकते हैं। दूसरा आइसोसिनटाइप, आइसोनियोटाइप, उसको भी टाइप और प्रोपोटाइप में हम बांट सकते हैं। तो ये टाइपिफिकेशन के रूल्स थे। अब हम देखेंगे रिकमेंडेशन क्या हो सकती है। रिकमेंडेशन क्या होता है, इस सिद्धांत के अनुसार किसी निश्चित वर्ग की जो कि वर्गीकरण में प्रस्तुत है तथा कोटि वाले प्रत्येक वर्ग का केवल एक ही वैध या शुद्ध नाम होता है जो सबसे पहले विधि सम्मत तरीके से रखकर उसे प्राथमिकता दे दी जाती है एवं इसी के नाम का उपयोग सही अथवा न्याय संगत माना जाता है। इस सिद्धांत की उपयोगिता कुल से नीचे के वर्गों के लिए मानी जाती है तथा कुल से उच्च श्रेणी के लिए सिद्धांत मान्य नहीं है। किसी भी पादप का नाम जब तक वह वैध रूप से प्रकाशित नहीं हो जाता तब तक साइंटिस्ट द्वारा उसे स्वीकार नहीं किया जाता है। अगर एक वर्ग के एक से अधिक विधि सम्मत नाम होते हैं तो उस स्थिति में जो नाम सर्वप्रथम प्रकाशित होगा वो ही स्वीकार्य होगा। तो हमने ये देखे थे कि कुछ नॉमेनक्लेचर, इनके सब नाम है। अब ये तो है थे नॉमेनक्लेचर। अब हम देखेंगे कि हमने यहाँ तक देख लिए नॉमेनक्लेचर में किस तरीके से करते हैं। अब उसके बाद हम देखेंगे कि क्लासिफिकेशन कैसे किया जाता है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। ओके, थैंक यू।